नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। भारतवर्ष का नंबर 1 बुलेटिन आप देखने जा रहे हैं। मेरे साथ करुणा और रवि भी मौजूद हैं। शुरुआत आज की अहम खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया। वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई। ये बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर है। ये कश्मीर के इतिहास में दर्ज होने वाली तस्वीर है। ये दुनिया को दंग करने वाली तस्वीर है। इस तस्वीर से पाकिस्तान और चीन का घमंड चूर चूर हो गया होगा। जो पाकिस्तान ने नहीं किया, जो चीन ने नहीं किया, वो भारत ने कर दिया। आईफिल टावर से भी ऊंचे इस चिनाब ब्रिज को बनाकर भारत ने चीन और पाकिस्तान के मंसूबों को मिट्टी में मिला दिया। इस ऐतिहासिक ब्रिज के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी हाथों में तिरंगा लेकर चिनाब ब्रिज पर कुछ दूर तक चलते रहे। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के रियासी इलाके में चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे पुल को हरी झंडी दिखाकर देश को समर्पित किया है। उद्घाटन के बाद 1315 मीटर लंबा और 359 मीटर ऊंचा ये पुल इतिहास में दर्ज हो गया। पीएम मोदी ने अंजी ब्रिज को भी हरी झंडी दिखाकर जम्मू कश्मीर के लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। यह ऐतिहासिक पुल न सिर्फ कश्मीर घाटी को पूरे भारत से जोड़ेगा, बल्कि देश में व्यापार, पर्यटन और औद्योगिक विकास को भी नई गति देगा। जम्मू कश्मीर को दी गई ये सौगात मील का पत्थर साबित होगी। चिनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज दोनों ही इंजीनियरिंग के उत्कृष्ट नमूने माने जा रहे हैं। ये दोनों ही अब कश्मीर घाटी की लाइफलाइन बन चुके हैं। एक तरफ दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है तो दूसरी तरफ केबल ब्रिज, जिस पर रेलगाड़ी फराटे भरेगी। ये दोनों पुल हिमालय की पीर पंजाल रेंज में अडिग खड़े हैं। प्रधानमंत्री ने साथ ही कटरा रेलवे स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेन कटरा से श्रीनगर को जोड़ेगी। आप देखिए अंकित भट्ट की ये खास रिपोर्ट। ये देखिए अब वो ऐतिहासिक पल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर वंदे भारत को यहाँ पर हरी झंडी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। ये वो ऐतिहासिक पल है। ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ऐतिहासिक पल है, पूरे देश के लिए ऐतिहासिक पल है। और यहाँ पर अब आप देखिए कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरी झंडी जो है वंदे भारत को दिखाई गई है। उसके साथ साथ यहाँ पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल एलजी मनोज सिन्हा, खुद रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, एमओ पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर वेव करते हुए ये वो ट्रेन है। ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को आगे आ गए। कटरा रेलवे स्टेशन पर पीएम के स्वागत के लिए काफी संख्या में बच्चे भी आए थे। अंकित भट्ट ने उन बच्चों से बात की। देखिए छोटे छोटे बच्चे तस्वीरों में देखिए, ये देखिए उत्साहित किस तरीके से है। यहाँ पे वंदे मातरम के जयघोष यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। भारत माता की जय के यहाँ पर जयघोष लगाए जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को सबसे पहले प्रधानमंत्री की तरफ से वेव भी किया गया। और यहाँ पर छोटे बच्चे जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड दिखे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रेन के ज़रिए यहाँ पर पहुँचे। कितने ज़्यादा एक्साइटेड थे आप? प्रधानमंत्री को देखा आपने वेव करते हुए? ये हाँ, हमने प्रधानमंत्री जी को देखा वेव कर रहे थे। वो हम एक्साइटमेंट हमारी नेक्स्ट लेवल पे है इस टाइम। अभी वो यहाँ पे गए हैं, अब जब वो वहाँ पे आएंगे हमारी एक्साइटमेंट और बढ़ जाएगी। यहाँ बहुत ज़्यादा खुशी हुई हमें उनको देख के। उनकी एक झलक हमारे लिए बहुत अच्छी रही। देखिए छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर साफ तौर पे एक्साइटेड दिख रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वंदे भारत ट्रेन का यहाँ पर निरीक्षण करते हुए यहाँ पे इंस्पेक्शन कर रहे हैं। यही वो ट्रेन है जो कश्मीर घाटी तक जाएगी और वहाँ से कश्मीर घाटी से कटरा रेलवे स्टेशन पे एक ट्रेन आएगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटरा से श्रीनगर के लिए 2 जोड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस को भी आज हरी झंडी दिखाई। ट्रेन की खासियत क्या है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता कुमार कुंदन।
इस वंदे भारत को सिलिकॉन कोटिंग किया गया है। उसका फायदा क्या है, जिसकी वजह से जो बर्फ है वो उसको जमने नहीं देगी। दूसरी बात, अगर हम एक बार सीसीटीवी कैमरा वगैरह को दिखाने की कोशिश करें तो इधर से आएंगे, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये पूरा किचन एरिया है। किचन एरिया को भी प्रॉपर वार्म रखा जाएगा, इसकी पूरी कोशिश की गई है। और साथ में कैमराज वगैरह प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल किए गए हैं ताकि किसी भी तरीके से हर कुछ को कैमरे में कैद किया जा सके। इसके अलावा अगर हम ट्रेन के एग्जीक्यूटिव क्लास की बात करें तो वो एग्जीक्यूटिव क्लास पुराने वंदे भारत के एग्जीक्यूटिव क्लास की तरह ही है, जिसमें कि पुश डोर और तमाम तरह की चीज़ें हैं। इसके अलावा एलईडी स्क्रीन होगा। ये देखिए, जो सबसे खूबसूरत तस्वीर है वो ये है, यहाँ पे आपको जो वैष्णो देवी श्रीनगर का जो पूरा रूट है उस रूट को दिखाया गया है और इससे आप गुजरेंगे, इस ट्रैक से आप गुजरेंगे। चनाब के ऊपर जो बेहद खूबसूरत ये दृश्य आप देख रहे हैं, इस ट्रैक से आप गुजरेंगे, जिसकी यहाँ पे आपको तस्वीर दिखाई जा रही है। इसके अलावा अगर हम पूरे ट्रेन के एक्सटीरियर पोर्शन की बात करें तो इसके विंडशील्ड को ऐसे बनाया गया है जिससे कि किसी भी तरीके से बर्फबारी ना हो सके और अंदर और बाहर का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर मेंटेन हो सके। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पहलगाम आतंकी हमले पर कहा कि देश के निर्णायक कर्ताओं की हिम्मत सभी ने देखी है। इस ऑपरेशन में दुनिया ने एक बार फिर से हमारी सेना का पराक्रम देखा है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों ने भी आपसी समझ दिखाई और समाज ने भी अपनी एकता का संदेश दिया। पहलगाम में जो हमला हुआ, नृशंस हमला हुआ और हमारे नागरिकों को हमारे देश के अंदर आकर आतंकवादियों के द्वारा मारा गया, तो स्वाभाविक सबके मन में दुख था, क्रोध था। तो कुछ कार्रवाई हुई और शासन किया गया। इस सारे प्रसंग में अपने सेना की क्षमता और वीरता फिर से एक बार चमक उठी। रक्षा के विषय को लेकर जो तरह तरह के अनुसंधान हमारे होते हैं, उनका कारगर होना साबित हो गया। उनके पराक्रम के साथ निर्णय लेना और करने के लिए कहना, ये जिनका दायित्व है ऐसे शासन प्रशासन के लोग, उनकी दृढ़ता भी हम सब ने देखी। होम लोन या कार लोन लेने वालों के लिए अच्छी खबर है। आरबीआई ने रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। रेपो रेट में लगातार तीसरी बार कटौती की गई है। The Monetary Policy Committee met on the 4th, 5th and 6th of June, that is today, to deliberate and decide on the policy repo rate. And after a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the economic outlook ahead, the MPC decided to reduce, which is widely expected, the policy repo rate under the liquidity adjustment facility by 50 basis points to 5.5%. रेपो रेट में 0.50 बेसिस पॉइंट की कटौती के बाद से लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। आम आदमी के लिए एक बड़ी राहत लाने वाली है, क्योंकि इससे उनके होम लोन से लेकर कार लोन तक की ईएमआई कम होने की उम्मीद बढ़ गई है। आपको बता दें कि आरबीआई ने 2025 की शुरुआत से ही रेपो रेट में लगातार कमी करना जारी रखा है। इससे पहले फरवरी और अप्रैल की मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान भी रेपो रेट में 0.25% की कटौती की गई थी। और आइए अब आपको कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन की तस्वीरें दिखाते हैं। बहुत खूबसूरत तस्वीर सामने आई है जब ट्रेन चनाब ब्रिज से होकर गुजर रही है। ये देखिए तस्वीरें। कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया है और ये तस्वीरें सामने आई हैं जब कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन इस खूबसूरत चनाब ब्रिज से होकर गुजर रही है। ये तस्वीरें आप देखिए। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है चनाब ब्रिज, जिसका उद्घाटन अब से थोड़ी देर पहले किया गया है। और कटरा से श्रीनगर पहुंचने में पहले 5.5 से 6 घंटे का वक्त लग जाता था। अब यह दूरी सिर्फ 3 घंटे में तय होगी वंदे भारत एक्सप्रेस के जरिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चनाब ब्रिज के साथ साथ अंजी रेल ब्रिज का भी उद्घाटन किया है। ये उस वक्त की तस्वीरें जब चनाब ब्रिज से होकर गुजर रही थी वंदे भारत एक्सप्रेस।
और आइए सुनते हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस मौके पर क्या कह रहे हैं। हार्दिक अभिवादन करें, सब खड़े होइए अपने अपने जगह पे, सब खड़े होइए, आगे पीछे बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। हिमालय की गोद में बने 2 विशेष ब्रिजेस का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री जी ने किया है, चेनाब का ब्रिज और अंजी ब्रिज। चेनाब का ब्रिज 359 मीटर ऊंचा है, एफिल टावर से भी ऊंचा। आज चेनाब का ब्रिज दुनिया में सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। वैसे ही अंजी ब्रिज भी पहला रेलवे का केबल ब्रिज है। इस लाइन पर बनी T50 टनल सबसे लंबी ट्रांसपोर्टेशन टनल है, 12.77 किलोमीटर की। कटरा से बनियाल बहुत ही कठिन सेक्शन था, 2014 के बाद में ही इस पे काम शुरू हुआ। 111 किलोमीटर की इस सेक्शन में 97 किलोमीटर टनल है और 7 किलोमीटर ब्रिज है। तो चेनाब ब्रिज की खासियत बताते हुए रेल मंत्री को आप सुन रहे थे। आगे हम बढ़ते हैं। बकरीद से पहले उत्तर प्रदेश सरकार के दर्जा प्राप्त मंत्री राजेश्वर सिंह का एक विवादित बयान सामने आ गया है। उनके इस बयान से सियासी पारा काफी ज्यादा गर्म हो गया है। आप देखिए खबर। कोई भी पशु जो प्रतिबंधित है किसी भी रूप में हम कुशीनगर में उत्तर प्रदेश में नहीं कटने देंगे। आप पूछेंगे प्रतिबंधित पशु कौन कौन है, तो हम सभी की मां गौ माता, जिस गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, उसकी रक्षा हम लोग को करना है। गाय नहीं कटेगी, बछड़े नहीं कटेंगे, ऊंट नहीं कटेंगे, पशु मुसलमानों को हम नहीं कटने देंगे। और ये प्रतिबंधित पशु कटे तो जिस तरह से पशु कटेंगे उसी तरह से मुसलमान कटेंगे और खून की धारा कुशीनगर में बहुत तेज करेगी। यह शपथ हम सभी लोगों को लेना है। इधर बकरीद को लेकर राजधानी दिल्ली और यूपी में एडवाइजरी जारी की गई है। बकरीद पर गोवंश और ऊंट की कुर्बानी पर रोक को लेकर यह एडवाइजरी जारी की गई है। कुर्बानी के वीडियोस और फोटो भी सोशल मीडिया पर शेयर करने पर पाबंदी लगाई गई है। बकरा ईद को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने एडवाइजरी जारी की है कि बलि के लिए निर्धारित स्लॉट हाउस का इस्तेमाल जरूरी होगा। सड़कों, गलियों या सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी पर रोक रहेगी। बकरा ईद पर पशु क्रूरता के कानून का सख्त पालन करने का निर्देश दिया गया है। पुलिस को अवैध कुर्बानियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई के भी निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही स्वच्छता और साफ सफाई के सख्त नियमों का पालन करना जरूरी होगा। जरूरी दवाइयों का छिड़काव करवाने के भी आदेश दिए गए हैं। उधर उत्तर प्रदेश में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने 12 बिंदुओं के साथ जारी एडवाइजरी में कहा है कि कुर्बानी के बाद जानवरों का खून नालियों में बहाना सही नहीं है। इसे जमीन में दबा देना चाहिए। मांस को अच्छी तरह से पैक करके दें, खुले में ना ले जाएं। कुर्बानी का 1/3 हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों को जरूर दें। इस बीच मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने भी एडवाइजरी जारी की है। जरूरी निर्देशों के साथ बोर्ड ने कहा है कि सोशल मीडिया पर कुर्बानी का वीडियो और फोटो वायरल ना करें। बोर्ड ने जिलाधिकारी से अपील की है कि नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। 3 अगस्त को होगी नीट पीजी परीक्षा। सिंगल शिफ्ट में नीट पीजी परीक्षा कराई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने एनबीई को परीक्षा के लिए मंजूरी दे दी। अब आप देखिए केमिस्ट्री के एक सवाल को लेकर दरअसल कुछ छात्रों ने एनटीए में अपनी आपत्ति भी दर्ज करवाई है। यह बताया जा रहा है कि इस सवाल के 2 उत्तर थे। आपत्ति क्या है ये आप देखिए। 63 नंबर का क्वेश्चन है जो कि केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। उसमें इन्होंने जो आंसर की दिया है उसमें 2 ऑप्शंस को सही बताया है। ये कैसे हो सकता है? दिए गए गाइडलाइंस को वायलेट करने वाली बात है, एक जनरल स्टैंडर्ड को वायलेट करने वाली बात है। इसलिए हम लोगों ने मांग की है कि जिन लोगों ने आंसर को मार्क नहीं भी किया है उनको मार्क्स दिया जाए या इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया जाए। ये सवाल इस अभिभावक का ही नहीं बल्कि कई छात्रों का है जिन्होंने एनटीए के सामने आपत्तियां दर्ज करवाई हैं। अभिभावकों का कहना है कि जिन सवालों के 2 उत्तर हों, ऐसे में छात्र OMR शीट में 2 गोले कैसे भर सकते हैं।
एक क्वेश्चन केमिस्ट्री का क्वेश्चन ही बता रहे हैं जिसमें 2 आंसर थे। 2 कैसे भरे जा सकते हैं? क्या वो टेक्निकली सही होता? अगर 2 भरे जाते तो क्या वो रीड करती, ओएमआर शीट रीड हो सकती थी? इसको लेकर नीट यूजी के छात्रों और अभिभावकों ने एनटीए को मेल करके इस गड़बड़ी की शिकायत की है, लेकिन अब तक एनटीए की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। आगे बढ़ते हैं। बेंगलुरु भगदड़ मामले में पुलिस ने आरसीबी के सीनियर ऑफिसर समेत 4 को गिरफ्तार किया है। पुलिस कमिश्नर समेत 8 अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की आईपीएल में जीत के जश्न के दौरान हुई भगदड़ के मामले में पुलिस एक्शन में है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरसीबी के मार्केटिंग अधिकारी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरसीबी के मार्केटिंग हेड निखिल सोसले के अलावा इवेंट मैनेजमेंट कंपनी डीएनए के 3 अधिकारी को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने आरसीबी के मार्केटिंग हेड निखिल को बेंगलुरु हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया। पुलिस गिरफ्तार सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बेंगलुरु भगदड़ मामले में पुलिस कई जगह छापेमारी कर रही है। बेंगलुरु में केएससीए सचिव शंकर और निरीक्षण आरकेएससीए कोषाध्यक्ष जयराम के घर पर भी छापेमारी की गई। भगदड़ के मामले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, डीएनए इवेंट मैनेजमेंट कंपनी और कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इससे पहले राज्य सरकार ने भगदड़ के मामले में कई पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई की है। पुलिस कमिश्नर समेत 8 अफसरों को सस्पेंड किया गया। आपको बता दें कि चिन्नास्वामी में आरसीबी के सेलिब्रेशन के दौरान भगदड़ से 11 लोगों की मौत हो गई। और अब खबर महाराष्ट्र से। मीठी नदी सफाई घोटाला केस में रेड की खबर है। मुंबई और कोच्चि में ईडी ने रेड मारी है। 15 से ज्यादा जगहों पर ईडी का छापा। डीनो मौर्या के बैंड्रा वाले घर पर भी ईडी की टीम पहुंची। मीठी नदी सफाई घोटाला मामले में फिल्म अभिनेता डीनो और उनके भाई समेत कई लोग आरोपी हैं। ईडी ने इस घोटाले को लेकर मुंबई और कोच्चि के 15 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा। आपको बता दें कि मीठी नदी की सफाई में 65 करोड़ का घोटाला सामने आया है। मीठी नदी घोटाले की जांच मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच के लिए ईडी ने तफ्तीश शुरू कर दी है। इस केस में ईओडब्ल्यू ने कुल 13 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिसमें 2 आरोपी गिरफ्तार हैं जबकि 11 अभी तक फरार हैं, जिनमें से 4 को कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। मीठी नदी घोटाले के मुख्य आरोपी केतन कदम के कॉल रिकॉर्ड्स की जांच में अभिनेता डीनो मोरिया और उनके भाई सेंटनो का नाम सामने आया है। खबर है कि एक बार फिर से ईडी ने सेंटनो को पूछताछ के लिए समन भेजा। बताया जाता है कि 2013 से 2021 के बीच बीएमसी अधिकारियों, ठेकेदारों और बिचौलियों ने मिलकर टेंडर प्रक्रिया में हेराफेरी की। मशीनों की खरीद के लिए टेंडर की लागत 1609 से बढ़ाकर 2366 रुपए प्रति घन मीटर कर दी गई, जिससे बीएमसी को एक बिल में 17 करोड़ का अतिरिक्त नुकसान हुआ है। जांच में यह भी सामने आया कि बीएमसी के संबंधित विभाग ने बिना आवश्यक दस्तावेजों की जांच किए 45 करोड़ 5 लाख का भुगतान कर दिया। और इसी मामले में आज ईडी के अधिकारी सुबह सुबह बारिश के बीच ही अभिनेता डीनो मोरिया के घर पर पहुंच गए। मामला मीठी नदी घोटाले की जांच से जुड़ा हुआ है। टीवी 9 के संवाददाता शुभम पांडे की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बॉलीवुड अभिनेता डीनो मोरिया, जहां पर ईडी की टीम इस वक्त पहुंचे और उनसे भी जो है पूछताछ कर रही है और उनसे ये जानने की कोशिश करें कि आखिर ये जो 65 करोड़ का घोटाला हुआ था और जिसमें डीनो मोरिया, उनके भाई सेंटून मोरिया, जो उनका नाम, उनके भाई हैं, छोटे भाई, उनका जो नाम सामने आया था। हालांकि इस मामले में ईओडब्ल्यू जो है वो पहले से ही जाँच कर रही, 2 बार डीनो मोरिया से जो है पूछताछ भी कर चुकी। तस्वीरें डीनो मोरिया का जो घर है मुंबई के बैंड्रा इलाके में 10 विला मोरिया, और इसी पे ईडी की टीम जो है इस वक्त पहुंची है और उनसे पूछताछ कर रही है, उनसे डॉक्यूमेंटेशन पूछ रही है। क्योंकि जब इनका जो नाम आया था उसमें जो 65 करोड़ का जो घोटाला है, इसमें तकरीबन कई ऐसे आरोपी हैं जिन्होंने ये कबूला था कि डीनो मोरिया और सेंटनो मोरिया इसमें मुख्य रूप से शामिल है और जो टेंडर दिया गया था उसमें भी इनका नाम शामिल है। तो डीनो मोरिया का जो नाम है वो आया है और कैसे जो पैसों का ट्रांजैक्शन हुआ, जो सफाई के लिए जो कॉन्ट्रैक्टर थे, जो ठेकेदार थे, कैसे बिल बढ़ाकर जो है पैसे लिए गए थे, उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्टर थे, जो ऑफिसर्स थे, उन्हें विदेश भेजे गए थे, ये तमाम जो पैसे हैं जो आवंटित किए गए थे उसका उपयोग कहाँ कहाँ किया गया था, ऐसे तमाम जो सवाल है वो ईडी की जो टीम है आज पूछने के लिए डीनो मोरिया के घर पर इस वक्त पहुंची ही हुई है। मध्य प्रदेश के सिपाही भर्ती घोटाला में अब 30 संदिग्ध उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही इस घोटाले में अब तक कई एफआईआर दर्ज की गई। शुरुआती जांच में पता चला है कि घोटाले के तार बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान से लेकर दिल्ली तक जुड़े हुए हैं। बिहार से सॉल्वर रंजन कुमार को गिरफ्तार किया गया।
दरअसल मध्य प्रदेश में आरक्षक जीडी भर्ती परीक्षा 2023 में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। ग्वालियर पुलिस ने दस्तावेजों की जांच के दौरान खुलासा किया कि कई अभ्यर्थियों ने असली परीक्षा के स्थान पर सॉल्वर बैठाकर परीक्षा दिलवाई थी। इस मामले में पुलिस ने मुरैना, श्योपुर और शिवपुरी जिलों के 5 अभ्यर्थियों पर FIR दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस जांच में ये बात भी सामने आई है कि इन अभ्यर्थियों की जगह परीक्षा में दूसरे लोग, जिन्हें सॉल्वर कहा जाता है, बैठे थे। इन सॉल्वर्स को भी गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा 5 ऐसे लोग भी पकड़े गए जिन्होंने परीक्षा से पहले आधार बायोमेट्रिक अपडेट या फिर फर्जी ID का इंतजाम किया था। फिलहाल श्योपुर पुलिस इस पूरे नेटवर्क के मास्टरमाइंड और उससे जुड़े लोगों की तलाश कर रही है। हालांकि सभी चयनित अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक और पर्सनल डेटा जांच एजेंसियों को देना संभव नहीं हो पा रहा, जो कि एक बड़ी चुनौती है। और मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने महिलाओं को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने क्या कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। कैलाश विजयवर्गीय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने महिलाओं के पहनावे को लेकर टिप्पणी की है। विजयवर्गीय ने महिलाओं के छोटे कपड़े पहनने को लेकर बयान दिया है, जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। कि हमारे यहाँ क्या है कि अच्छा पहने लड़की, अच्छा श्रृंगार करे, वो अच्छे गहने पहने, अच्छे सुंदर कपड़े पहने, तो उसको बहुत अच्छा मानते हैं, यार बहुत सुंदर है। पर विदेश में जो कम कपड़े पहनती है ना, उसको अच्छा मानते हैं, वो उनकी सोच है। तो ऐसा कहते हैं कि भाई कम कपड़े पहनने वाली लड़की जिस प्रकार सुंदर होती, उसी प्रकार कम भाषण देने वाला नेता भी बहुत बढ़िया होता है। ऐसी ये कहावत है विदेश में। अपने मैं इसका पालन नहीं करता हूँ, मैं तो इसको नहीं मानता हूँ। मैं तो ये मानता हूँ कि हमारे यहाँ महिला देवी का स्वरूप है, खूब अच्छे कपड़े पहने। मेरे को तो कम कपड़े वाली अच्छी नहीं लगती है। मेरे से कई बार सेल्फी खिंचाने आती है बच्चियाँ, तो मैं कहता बेटा अच्छे कपड़े पहन के आना, फिर खिंचाना मेरे साथ। यूपी के मैनपुरी में भारतीय पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स के नाम से चल रहे फर्जी सैन्य भर्ती केंद्र का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने इस गिरोह के सरगना अरविंद कुमार पांडे और उसके असिस्टेंट सुमित्रा सेनापति को गिरफ्तार किया है। आप देखिए, यह है यूपी के मैनपुरी का किशनी इलाका। यहीं जटपुरा चौराहे के पास 22 बीघा जमीन खाली है। इसमें सेना की अलग अलग बटालियन के झंडे लगे हैं। बड़े बड़े टायर, ऊंचे ऊंचे पोल लगे हुए हैं। इसमें रस्से बंधे हैं। निशानेबाजी के लिए शूटिंग टारगेट लगा रखे हैं। ये सब कुछ देखने से किसी को भी लग सकता है कि यह आर्मी का ट्रेनिंग कैंप है, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में यह ठगी का अड्डा है। सेना में भर्ती की ट्रेनिंग करवाने, नौकरी देने के इस खेल में सैकड़ों युवा फंसे। उनसे करोड़ों रुपए ठग लिए गए। अनुमान के मुताबिक 4 साल में करीब 600 लोगों को शिकार बनाकर 18 करोड़ रुपए ठग लिए गए। पुलिस ने इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड अरविंद पांडे और उसके एक असिस्टेंट को गिरफ्तार किया है। मामला सेना से जुड़ा हुआ था, इसलिए आर्मी भी एक्टिव हो गई। पिछले 4 साल से जमीन पर भारतीय पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स नाम से ट्रेनिंग कैंप चलाया जा रहा था। 40 से 50 ऐसे लोग हैं, अभ्यर्थी कह सकते हैं या फिर व्यक्ति हैं जो इसके संपर्क में आए हैं, और उनका ये आरोप है कि ये गलत तथ्य बताकर हमें गुमराह करके ट्रेनिंग के नाम पे पैसे लेते थे।